Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about capacitance. Basically last session के अंदर हमने पोटेंशियल टॉपिक को काफी अच्छे से समझा था. आज उसी चैप्टर का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आते हैं. तो आज के सेशन में हम कैपेसिटेंस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. तो आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में अगर मैं सबसे पहला टॉपिक कहूं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर. ये कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर सिंपल एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करके रखना या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखना. ठीक है, यानी कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, अब ये चार्ज को स्टोर करके करता क्या है? तो देखो हमारे पास ना हमारे जो कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं या कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको इनिशियली यानी स्टार्टिंग में काम करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए काफी हैवी अमाउंट में चार्ज चाहिए, काफी हैवी अमाउंट में करंट चाहिए. तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर पहले से ही जो चार्ज स्टोर करके रखता है ना, वो सडनली एक साथ ही हैवी अमाउंट में चार्ज उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दे देता है. जैसे तुमने देखा होगा फैन में भी कैपेसिटर लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप का. वो भी क्या करता है? चार्ज स्टोर करके रखता है. और जैसे ही तुम फैन को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो इनिशियली ना फैन को स्टार्ट होने के लिए काफी हैवी अमाउंट में चार्ज चाहिए, करंट चाहिए. तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करता है? तो कैपेसिटर फुलफिल करता है. कैसे? जो चार्ज स्टोर करके रखता है अपने पास, सडनली एक बार में ही पूरा का पूरा हैवी अमाउंट ऑफ चार्ज उस फैन को या जो भी मोटर है उसको सप्लाई कर देता है, उसको दे देता है और वो फिर चलना स्टार्ट कर देता है. तो ये काम होता है कैपेसिटर का. क्लियर? तो देखो यहाँ कैपेसिटर के बारे में एक लाइन लिखी है. क्या लिखी है? इट स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या लिखा हुआ है? इट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सप्लाई टू द कंडक्टर ऑल एट वंस. यानी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज का उसको स्टोर करके रखता है अपने पास और जिस भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ वो जुड़ा हुआ होगा उसको एक बार में ही सडनली पूरा का पूरा चार्ज सप्लाई कर देता है. ठीक है, और जो भी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कंडक्टर, वो चलना स्टार्ट करेगा, ये काम करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटेंस. अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखो कैपेसिटेंस कैपेसिटर से ही मिलता जुलता वर्ड लग रहा है. तो कैपेसिटेंस बेसिकली एक मेजरमेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है. किसकी? कैपेसिटर की. कि भाई वो कितना चार्ज स्टोर कर सकेगा. यानी एक चार्ज की एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी या कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं. तो देखो यहां पे भी एक लाइन लिखा है. क्या? द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कोई भी कैपेसिटर है उसकी कितनी एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करके रखने की, उसी को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं. क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब कुछ चीजें और समझो. जो हमारा चार्ज होता है ना, जो Q होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के. यानी जैसे जैसे तुम चार्ज बढ़ाओगे ना, तुम्हारा चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. कैसे? समझो. मान लो मैंने इनिशियली दो प्लेट ली और दोनों के दोनों क्या है? अभी अनचार्ज है. ये जो दोनों प्लेट ली है दोनों के दोनों क्या? अनचार्ज है. मैं यहां से छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज एक एक करके यहां से उठा के यहां लेके आ रहा हूं. तो यहाँ पे क्या आएगा? धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा. अगर मैं और चार्ज लेके आ रहा हूं तो यहाँ पे और पॉजिटिव आ गया और नेगेटिव आ गया. तो खुद ही देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ से चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना? पहले एक ही चार्ज को लेके आया था तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अब दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी उठा के ले आया तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया. फिर एक और चार्ज को उठा के लेके आ गया पॉजिटिव चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया. यानी कि चार्ज बढ़ रहा है तो भाई इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा है. यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ओके, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लग जाता है C. अब ये C क्या है? तो obviously C is a constant of proportionality which is called capacitance. तो यहाँ पे C को क्या कहते हैं? C is nothing but a capacitance of a capacitor. तो C equals to क्या आ गया? Q by V.
C इक्वल्स टू क्या मिला, Q अपॉन V। यानी कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला मिला तुम्हें, क्या, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर, बात आई समझ में। अब छोटी छोटी बातें तो तुम ये समझ ही सकते हो कि अगर V की वैल्यू 1 हो तो C हमारा किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलो कुछ और बातें करते हैं। पहले यूनिट के बारे में और किन किन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं। तो भाई ये दो फैक्टर के ऊपर यहाँ डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, पहले तो शेप और साइज के ऊपर, कि कंडक्टर का शेप और साइज क्या है, उसके ऊपर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ मीडियम, यानी मीडियम कैसा है उसके सराउंडिंग में, उसके ऊपर भी हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, ये वो दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर तुम्हारा जो कैपेसिटेंस है ना कैपेसिटर का, वो डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो कैसा है, उसके ऊपर भी तुम्हारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इसके बाद यूनिट की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फैराड, जिसको कैपिटल F सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक्चुअली में जो ये 1 फैराड या फैराड यूनिट है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, अभी देखेंगे उसे, बहुत बड़ी यूनिट होती है फैराड। तो हम कुछ छोटे यूनिट यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकली पर्पस के लिए हम बहुत ही छोटे छोटे यूनिट है उन्हें यूज करते हैं। तो कौन कौन से यूनिट है, तो भाई 1 माइक्रो फैराडे यूज कर लो। 1 माइक्रो फैराडे इज 10 की पावर माइनस 6 फैराडे। मिली फैराडे यूज कर लो, तो 1 मिली फैराडे इज 10 की पावर माइनस 3 फैराडे। पिको फैराडे यूज कर लो, 1 पिको फैराडे इज 10 की पावर माइनस 12 फैराडे। तो ये कुछ छोटे यूनिट है जिनका हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 फैराडे इज वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट होती है फैराड। क्लियर, बात आई समझ में। चलो अब देखो, इसमें जैसे फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस, यानी जो भी तुम्हारा कैपेसिटर है उसके ऊपर एक यूनिट पोटेंशियल जब डेवलप हो रहा है, उस टाइम कितना चार्ज स्टोर हो गया, वही तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस है। यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज स्टोर या चार्ज डेवलप ऑन पर यूनिट पोटेंशियल, यानी एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट हुआ तो उस टाइम कितना चार्ज स्टोर हुआ है, वही तुम्हारा क्या है, कैपेसिटेंस है। क्लियर, जैसे इसे ऐसे भी लिखो, मान लो मैंने कहा C जो है मेरा 1 फैराडे है, चार्ज है 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो 1 फैराड इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 फैराड इक्वल्स टू आया है 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। यानी 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट हुआ उस टाइम पे 1 कूलम चार्ज स्टोर हुआ होगा। बात आई समझ में। इसी तरीके से 2 फैराडे का मतलब क्या है, 2 फैराडे का मतलब ये है कि 1 कूलम पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट हुआ होगा उस टाइम में 2 कूलम चार्ज स्टोर हुआ होगा। क्लियर। इसी तरीके से 3 फैराडे का मतलब क्या है, 3 फैराडे का मतलब ये है कि 3 कूलम चार्ज डेवलप या स्टोर इन अ कैपेसिटर ऑन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। 10 फैराडे का मतलब क्या है कि भाई 10 कूलम चार्ज तुम्हारा स्टोर हो गया कैपेसिटर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप हुआ। क्लियर। तो ये छोटे छोटे मतलब है जिनको तुम्हें समझ के रखना है। तो 2 फैराडे का मतलब क्या है कि 2 कूलम चार्ज तुम्हारा डेवलप हो गया कितने में, 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एक हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, मान लो कि यहाँ पे जो तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर है उसके ऊपर Q चार्ज स्टोर हो गया, तो हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। यानी चार्ज को अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देते हो देन यू विल गेट द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो चार्ज तो भाई हमने Q ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। भाई ये कैसा, मान लो एक हॉलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल मिलता है, KQ बाई R, इतना मिलता है क्या।
अब C निकालना है, C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, तो V की वैल्यू पुट कर दो KQ बाई R। तो जरा वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा भाई तुम्हें, इस Q की जगह Q आ जाएगा तो Q से Q कैंसल, तो ये R ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन K और इनटू में R, और 1 अपॉन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन K की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला तुम्हें किसका मिल गया, कैपेसिटेंस का। किसका कैपेसिटेंस, एक स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर, यानी अगर जितना बड़ा रेडियस होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, तो होगा। अगर मैंने कहा कि रेडियस उसका काफी बड़ा है तो चार्ज को होल्ड करने का या चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। अब खुद ही सोचो, एक ये तुम्हारा पहला सर्कल है और ये दूसरा, ये पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, इन दोनों में से ज्यादा चार्ज कहां स्टोर होगा, तो भाई जिसका रेडियस ज्यादा है यानी सेकंड वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, तो दिखने में भी लग रहा है। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बात आई समझ में, तो ये चीज ध्यान रखना। And this formula is valid for both hollow या solid, कैसा भी तुम्हारा स्फीयर हुआ, चाहे hollow स्फीयर की बात करें चाहे solid स्फीयर की बात करें, दोनों केसेस में अगर तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर, चलो अब कुछ बातें और समझनी है हमें इसमें। क्या बातें हैं, तो भाई यहाँ पे जरा ध्यान दो। जैसे तो मैंने तुम्हें बताया ना कि 1 फैराडे इज वेरी बिग यूनिट। एक फैराडे जो होता है वो काफी बड़ा यूनिट होता है। अब कैसे होता है उससे तुम खुद सोचोगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे इसे क्वेश्चन बना देते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैराडे। ये कह रहा है मान लो कि स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 1 फैराडे, तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा। यानी कि ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराडे है उसका रेडियस क्या होगा। तो भाई अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा ना स्फेरिकल कैपेसिटर का, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तुम्हें क्या निकालना है R, तो R इक्वल्स टू क्या होगा C अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा क्या। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू C। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और C हमारा क्या है 1 फैराडे। जब तुम इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। यानी अगर एक स्फीयर जिसका रेडियस 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है, क्लियर, उसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकेगा 1 फैराडे, यानी उसका कैपेसिटेंस कितना होगा भाई तुम्हारा 1 फैराडे होगा। अच्छा अगर मैं कह रहा हूं इसे किलोमीटर में बदलो तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। अब जरा इस रेडियस को देखो ध्यान से, 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अर्थ का रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, यानी 64 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर, इतने आसपास होता है क्या। और जरा इसको और इसको कंपेयर करो, खुद ही कंपेयर करो, तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये जो स्मॉल r है ना ये काफी बड़ी वैल्यू, यानी अर्थ के रेडियस से भी काफी बड़ी वैल्यू है। और ये अप्रोक्स में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स ज्यादा बड़ा है ये इससे। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 फैराडे कैपेसिटेंस उस स्फीयर का हो सकता है जिस स्फीयर का रेडियस अर्थ के रेडियस से 1500 गुना ज्यादा हो। बात आ रही समझ में, यानी 1 फैराडे सोचो कितना बड़ा यूनिट है, कितनी बड़ी कैपेसिटेंस की यूनिट है कि 1 फैराडे किस स्फीयर के ऊपर स्टोर मिल सकता है तुम्हें, या 1 फैराडे जो कैपेसिटेंस है वो किस स्फीयर का मिल सकता है, उस स्फीयर के ऊपर तुम्हें 1 फैराडे कैपेसिटेंस मिलेगा जिस स्फीयर का रेडियस कितना है अर्थ के रेडियस से 1500 टाइम ज्यादा हो। क्लियर, इसीलिए कहा जाता है कि 1 फैराडे अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम छोटी यूनिट का यूज करते हैं जो कि है माइक्रो फैराडे।
मिली फैराडे, पिको फैराडे, इन छोटी छोटी यूनिट का हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल रहा है सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो देखो कैपेसिटर का ये सिंबल बना हुआ है, दो लाइन खींची हुई है, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है और यहाँ पे दो लाइन खींची हुई है और बिल्कुल ये है। तो जहां पे ये एरो लगा हुआ है ना, इस एरो का मतलब है ये जो कैपेसिटर है ना, इसका जो कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है, यानी कि इसके कैपेसिटेंस को तुम कम ज्यादा कर सकते हो। और जहां पे ये एरो नहीं लगा हुआ है उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना वो कांस्टेंट है, यानी अब उसके कैपेसिटेंस को तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये तुम्हारा सिंबल होता है कैपेसिटर का। और ये कैसे कैपेसिटर है? तो बेसिकली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्लियर? चलो अब ये सिंबल तो चलो किताबों में होता है, बट ये तो आप लोगों ने घर पे भी देखा ही होगा अपने ऐसे कैपेसिटर। ये कहाँ लगे होते हैं? फैन में भी लगे होते हैं, या तुम देखोगे कोई मोटर है, कोई स्टेबलाइजर है वगैरह, जो सबमर्सिबल पंप के जो पूरे का पूरा बोर्ड होता है उसमें भी एक कैपेसिटर लगे होता है। तो ये कैपेसिटर में होता क्या? देखो दो वायर दिख रहे हैं क्या तुम्हें? और ये दो वायर एक सिलेंडर शेप है जिसके अंदर बंद है। तो जब इसके अंदर देखोगे ना तो इसके अंदर तुम्हें एक इंसुलेटिंग मीडियम दिखाई देगा, वैक्स वगैरह भरा होता है इसके अंदर। यानी ये जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इनके बीच में कैसा मीडियम होता है? तो भाई इंसुलेटिंग मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो ये जो तुम्हें यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ना सिलेंड्रिकल शेप का कैपेसिटर, इसके अंदर भी दो वायर और दोनों वायर के बीच में क्या कर देते हैं? इंसुलेटिंग मीडियम हम भर देते हैं। अब इंसुलेटिंग मीडियम क्यों भरते हैं ये हम आगे समझेंगे। दरअसल ये हमारे कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। चलो सिंबल के बाद आता है, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर जो होता है किस तरीके से काम करता है। अब ध्यान से समझो किस तरीके से काम करता है, वो मैं तुम्हें यहां समझाता हूं एक अलग से डायग्राम बना के। यहां समझो, देखो होता क्या है कि एक ना मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया, सिंपल एक मेटल प्लेट लिया जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिवली मेटल प्लेट ले लिया मैंने जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरीके से पॉजिटिवली हैवीली पॉजिटिव चार्ज एक मेटल प्लेट है, और उसके बगल में मैंने एक अनचार्ज प्लेट रख दिया। कैसा? एक अनचार्ज प्लेट रख दिया। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब जरा सोचो कि जो नेगेटिव चार्ज आया है ये क्या करेगा? तो नेगेटिव चार्ज ना इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो तुम्हारा पॉजिटिव साइड वाला था ना, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएंगे, या पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो कर जाएंगे? भाई अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएंगे। क्या? इधर। तो जब अर्थ के अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज हमारे फ्लो कर जाएंगे तो अब इस प्लेट के ऊपर क्या बचा? यहां इस वाले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा, और इस वाले प्लेट के ऊपर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। क्लियर? बात आई क्या समझ में? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तुमने क्या कर दिया? अर्थित कर दिया, तो वो अर्थ के अंदर चला गया। तो सिर्फ इस वाले प्लेट के ऊपर, पहले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचा। अब क्या हुआ? दोनों के दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हो गए। क्या? यही है तुम्हारा कैपेसिटर। यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया। अब चार्ज स्टोर होने से क्या है? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई क्या? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। होती है नहीं होती है? यानी अब यहाँ पे एक एनर्जी भी आ गई, यानी एक एनर्जी स्टोर होगी जिसे तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहोगे। क्लियर? तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हुई, और यही जो चार्ज स्टोर हुआ ना तुम्हारा दो मेटल प्लेट के बीच में, बेसिकली ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में क्या हुआ? चार्ज स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सडनली दे देता है, और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अपना काम करना स्टार्ट करता है। क्लियर? तो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल किसका? कैपेसिटर का। अब हाँ, यहाँ पे तुम्हें एक बात नहीं आएगी समझ में कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है पहला, और दूसरे के ऊपर इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आया, और दूसरी तरफ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। मान लो इसके ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल पहले था, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो मान लो नेगेटिव, मान लो इसके ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लो इसका जो पोटेंशियल है दूसरे प्लेट का वो -3 वोल्ट है। तो अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, 10 - 3 यानी कि 7 वोल्ट। हुआ नहीं हुआ? यानी पहले जब क्या था, ये 10 वोल्ट था और दूसरा क्या था, अनचार्ज था यानी 0 वोल्ट था, क्योंकि दूसरा प्लेट अनचार्ज था जब तक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट था वो घट के कितना हो गया भाई, 7 वोल्ट हो गया। तो डिक्रीज हुआ है नहीं हुआ पोटेंशियल, डिक्रीज हुआ ना, क्लियर है। तो ये छोटी सी बात बस ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, कि अगर हमारा पोटेंशियल जितना ज्यादा डिक्रीज होगा ना तो पोटेंशियल के घटने से चार्ज के स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, यानी तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर? चलो, तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यही बना हुआ था तुम्हारा फेज डायग्राम। अब देखो यहाँ क्या था, अब ये डायग्राम तो समझ में आ जाएगी। ए प्लेट तुम्हारा कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसके बगल में बी एक अनचार्ज है जिसको लाके तुमने रखा, तो ड्यू टू इंडक्शन इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज को तुमने अर्थिंग कर दिया, पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में, तो सिर्फ ये जो बी प्लेट है इसके ऊपर कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, और साथ के साथ इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी कम हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? चलो, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था तुम्हारा प्रिंसिपल किसका, कैपेसिटर का। नेक्स्ट है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो अभी हमने सीखा। लेकिन अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पता हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। क्या निकालने जा रहे हैं भाई, कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक था, चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि अगर तुम्हारे पास दो ऑपोजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है तो उनके इधर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, 0, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, 0, और उनके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो मैंने बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर भी तो कुछ ऐसा ही है ना, कैपेसिटर भी दो मेटल प्लेट है और उसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और कैपेसिटर के बीच में ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिलेगा इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, मान लो E नॉट। तो वो जो E नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा की वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मान लिया जो ए प्लेट है उसके ऊपर +q चार्ज है और बी प्लेट जो है उसके ऊपर -q चार्ज है। ठीक है, चलो, तो अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = Q अपॉन V। C = Q अपॉन V। तो सबसे पहले V निकालो, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो V हमेशा होता है, V होता है E इंटू में D। D is the distance between this plate। ठीक है, तो V = E इंटू D। तो E क्या है, तो E है भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। अब सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है Q/A। तो Q D अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया, तुम्हें V मिला क्या, यानी इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू कितनी मिली, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें क्या निकालना है, तो भाई तुम्हें निकालना है C। तो C = क्या होता है, C = होता है Q/V। तो बस C ये रहा, C = Q ये रहा, V की वैल्यू कितनी है, QD अपॉन में A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये कैंसल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया और नीचे क्या गया, D। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्लियर, बात आगे समझ में। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है,
C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और ध्यान से देख के ये बताओ कि पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहला तो है भाई तुम्हारा एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो एरिया ऑफ प्लेट है ना, ये जो एरिया ऑफ प्लेट होगा इस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी एरिया जितना ज्यादा लोगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर? एंड सेकंड, capacitance is inversely proportional to small d. Small d is the distance between plate, यानी प्लेट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना कम होगा। क्लियर? सेकंड चीज, C is also depend on एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी जो हमने देखा ना, ये दोनों प्लेटें, इन दोनों प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो क्या लिया हमने? एयर। तो अगर तुम कोई दूसरा मीडियम लेते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वहां पे क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है ना? रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ा था भाई, कहां पे पढ़ा था? कूलम्स लॉ के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर। फर्स्ट वन इज एरिया, देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट छोटी छोटी बातें और देखो, एक है तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये तो देखो फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे मान लो इसको ऐसे देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से दो छोटे छोटे स्फीयर। तो ये अंदर वाला स्फीयर, इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन देख रहा है इसके ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, जो अंदर वाला जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस मान लो स्मॉल है, और जो बाहर का बाहर वाला जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस क्या है? स्मॉल बी। क्लियर? ये दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है कि स्मॉल ए है और दूसरा स्मॉल बी है। तो बी इज ग्रेटर देन ए। चलो, तो इसका अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद एक और कैपेसिटर है जिसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो यहां भी सिर्फ हमें फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। तो यहां भी कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन में log टू द बेस ई बी अपॉन ए। ठीक है, अब ये L क्या होता है? तो देखो L लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द कैपेसिटर। A होता है तुम्हारा इनर रेडियस और B होता है आउटर रेडियस। तो ऑब्वियसली A इज स्मॉलर देन B। क्लियर? तो ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना, और जो तुम्हारा लेंथ होता है वो रेडियस से काफी बड़ा होता है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखो अब है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एंड कैपेसिटर को कंबाइन करने का तरीका। ऐसी कुछ चीजें तुम लोगों ने और भी चैप्टर्स में पढ़ा है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हाँ? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के अंदर रजिस्टर को जोड़ते थे, तो वहां पे भी दो कंडीशन थी, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी है। यहां पे भी तुम्हारे पास दो कंडीशन है। एक क्या है तुम्हारा? सीरीज ये है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है? दूसरा है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो दो तरीके के तुम्हारे कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके देखो क्या है। सीरीज में देखो, पहले मान लो ये सीरीज प्लेट है, तो सीरीज के अंदर क्या होती है? अगर मान लो दो कैपेसिटर को तुमने सीरीज में जोड़ा है तो क्या होगा? किस तरीके के कॉम्बिनेशन को सीरीज कहोगे? अगर कैपेसिटर, एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर? यानी एक प्लेट का नेगेटिव अगर दूसरे प्लेट के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो इस कॉम्बिनेशन को तुम क्या कहोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहोगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो होगा ना कैपेसिटर के ऊपर वो सेम होगा।
यानी C1 के ऊपर अगर मान लो Q चार्ज है तो C2 के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, Q चार्ज होगा। यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा चार्ज होता है वो कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है, सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। यहाँ पे V1 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्लियर? अब जरा वो पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर मान लो ये पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है और ये दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। क्लियर? तो यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे चार्जेस मान लो Q1 स्टोर हुआ और यहाँ पे चार्जेस मान लो Q2 स्टोर हुआ, लेकिन एक चीज सेम होती है, क्या, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V होगा। यानी पैरेलल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम बट Q यानी चार्ज इज डिफरेंट। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के अंदर। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, जब एक प्लेट का पॉजिटिव प्लेट, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट अगर दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ ही जुड़ा हो और नेगेटिव वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ ही जुड़ा हो, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को तुम क्या कहोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहां देखो C1 का ये है पॉजिटिव वाला, तो ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ा हुआ है, C2 का भी जो पॉजिटिव है उसके साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक साथ जुड़े हुए क्या यहाँ पे। इसी तरीके के C1 का जो नेगेटिव एंड है और C2 का जो नेगेटिव एंड है वो दोनों के दोनों एक साथ यहाँ जुड़े हुए हैं क्या। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से अगर जुड़ा हुआ हो तो उस कॉम्बिनेशन को तुम क्या कहोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक प्लेट का पॉजिटिव और दूसरे प्लेट का नेगेटिव अगर आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसे तुम कौन सा कॉम्बिनेशन कहोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो अब कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको भी देखते हैं। तो भाई होता क्या है, देखो जैसे कि ये मान लो कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये दिखने से ही लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि C1 कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है उसका नेगेटिव प्लेट किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पॉजिटिव के साथ। फिर इसका नेगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, C3 के पॉजिटिव के साथ। तो ऑब्वियसली ये कैसा कॉम्बिनेशन है, तो भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सबके ऊपर सेम होता है। तो देखो सबके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी चार्ज सबके ऊपर सेम है, लेकिन सबका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दोनों प्लेट के बीच में, V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, V2, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने का, V3 का। क्लियर? अब इनका तुम्हें क्या निकालना, C इक्विवेलेंट। सीरीज के अंदर है और तुम्हें क्या निकालना, C इक्विवेलेंट। तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखो तो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 है तो 3 तक, अगर इससे ज्यादा होंगे तो इससे ज्यादा होंगे तो डॉट 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 n रेजिस्टर कंबाइन होंगे तो 1/Cn तक करोगे। तो दिस फार्मूला इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कंफ्यूज मत हो जाना, रेजिस्टेंस के अंदर ये वाला फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर यूज होता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर ये जो फार्मूला वो किसके लिए यूज होता है भाई, तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, अगर तुम्हें डेरिवेशन करना है तो इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। V इक्वल्स टू करना V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो तुमने यहाँ पे बैटरी लिया उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, V के बराबर। और हमें ये तो पता ही है ना, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपॉन C। तो V की जगह क्या लिखोगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट लिख लो यहाँ पे, और यहाँ लिखो तुम Q अपॉन C1, यहाँ लिखो Q अपॉन C2 और यहाँ लिखो Q अपॉन C3। तो Q अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये सारे के सारे Q इससे कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर? चलो, तो ये है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एक बात बहुत ही ध्यान से समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तुम्हें ये तो पता लग गया कि चार्जेस सेम होते हैं और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। लेकिन एक चीज और समझो, जो तुम्हारा C इक्विवेलेंट होगा ना, वो इन तीनों में से जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा, सबसे छोटा जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा होता है। ध्यान रखना, जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर
जो तुम्हारे C इक्विवेलेंट की जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, सबसे छोटे, यानी कि ये ध्यान रखना, ये सिंबल है, ठीक है, सबसे छोटे जो तुम्हारा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा आता है। एग्जांपल के तौर पे देख लो, मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से 3 कैपेसिटर, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू भी मान लो कितनी है 1 है। क्लियर, 1 2 3 मैंने लिया, सबको इसमें ले लो माइक्रोफैराडे, माइक्रोफैराडे माइक्रोफैराडे और 1 माइक्रोफैराडे। अब ये तीनों किस तरीके के कॉम्बिनेशन है, तो मान लो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तुम्हें निकालना है C इक्विवेलेंट। क्या करोगे, 1/2 1/3 प्लस 1, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, जरा सॉल्व करो यार, क्या आएगा 3 प्लस 2/6 प्लस 1, तो 5 प्लस 6, ठीक है, और क्या आ जाएगा प्लस 6, यानी कि 11/6 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6/11 माइक्रोफैराडे। अब जरा इसे डिवाइड करो, 6/11 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आ रही है वैल्यू, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 1 माइक्रोफैराडे। अब C इक्विवेलेंट जो तुम्हारा आया, क्या वो 1 माइक्रोफैराडे से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अगर तुम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ते हो तो उनमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उसका जो कैपेसिटेंस होगा ना, सबसे कम वैल्यू वाला जो कैपेसिटर होगा C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, चलो नेक्स्ट आता है भाई हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम बना हुआ, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो तुमने यहाँ से कुछ चार्ज भेजे, तो चार्ज को 3 पाथ मिल गए, क्या, मान लो यहाँ पे जो चार्ज गया Q1, यहाँ पे जो चार्ज गया वो Q2 और यहाँ पे जो चार्ज गया वो Q3। तो ये तो हमें पता ही है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तीनों कैपेसिटेंस के ऊपर जो चार्ज होगा डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, तो अब इसमें अगर तुम्हें C इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, तीनों को अलजेब्रिक सम कर दो और कुछ नहीं। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, सीरीज वाले में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ना C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें भी ये बात ध्यान रखना कि इसका भी जो C इक्विवेलेंट होगा, इसमें भी ऑब्वियसली C इक्विवेलेंट होगा कुछ ना कुछ, तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा ना, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा ना उससे भी बड़ा होता है। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास जो 3 कैपेसिटर ना C1 C2 C3 यहीं पे, तो C1 की वैल्यू मैंने कही 1 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू मैंने कह दी 2 माइक्रोफैराड और C3 की वैल्यू मैंने कह दी 3 माइक्रोफैराड। तो भाई यहाँ पे जरा इसका C इक्विवेलेंट निकालो, तो तुम कहोगे C इक्विवेलेंट है, सीधा सीधा जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आया 6 माइक्रोफैराड आया। क्या, अब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, तो तुम कहोगे 3 माइक्रोफैराड और C इक्विवेलेंट क्या है 6 माइक्रोफैराड। तो जो तुम्हारा C इक्विवेलेंट आया वो सबसे बड़ी वैल्यू जो तुम्हारी 3 माइक्रोफैराड है उससे ज्यादा है या नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो C इक्विवेलेंट होगा वो सबसे बड़े वाले कैपेसिटेंस से भी बड़ा होता है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और आगे बढ़ने पे ना कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इन क्वेश्चंस में जरा सबसे पहला काम तो ये होता है सबको पहचानना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे पहले तो टर्मिनल देखो, एक टर्मिनल मान लो A है तुम्हारा यहाँ और एक टर्मिनल मान लो यहाँ पे तुम्हारा B है, ठीक है, 2 टर्मिनल यानी जहां से बैटरी तुम्हारे कनेक्ट होंगे, तो तुम इसे मान लो पॉजिटिव और इसे मान लो नेगेटिव। अच्छा, तुम B को भी पॉजिटिव और A को नेगेटिव मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर देखो अभी अगर ये नेगेटिव है, अब ये देखो अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली C4 का ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव और C6 का ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव और C5 का ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखो ये सीधा सीधा इसी से कनेक्ट है, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सीधे सीधे B टर्मिनल से ही कनेक्ट है। तो अगर B टर्मिनल नेगेटिव है तो C4 का
C6 का और C5 का ये वाला प्लेट, लास्ट वाला प्लेट क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? बात आई समझ में? ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देते रहना। अब देखो C1, ये A टर्मिनल C1 इससे कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बाकी चीजें अल्टरनेट कर दो। ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। कर दिया क्या? ठीक है। अब जरा यहां से यहां तक वाला पूरा अरेंजमेंट देखो। ये जहां मैं थोड़े क्लाउड जैसा बना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखना। C2, C3 एंड C4, क्या ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन तुम्हें सीरीज नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताया था मैंने? जब कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो, C4 का पॉजिटिव C3 के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, C3 का पॉजिटिव C2 के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये जो C2, C3 एंड C4 कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया भाई? ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर? ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि जितने भी इसमें कैपेसिटर लगे ना, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू C5 इक्वल्स टू C6 इक्वल्स टू C, यानी सबकी वैल्यू C है। तो अगर ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C, यानी 3 अपॉन C, और इसको अगर C इक्विवेलेंट करेंगे तो आ जाएगा C अपॉन 3। क्लियर? तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या मिला हमें? C अपॉन 3 मिला। ओके, अब बाकी का देखो यहाँ पे। अब इन दोनों को अगर तुम आपस में देखोगे ना, इन दोनों को C5 को और C6 को, तो C5 का नेगेटिव और C6 का नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है क्या? C5 का पॉजिटिव और C6 का नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है क्या? तो C5 और C6 कैसे कॉम्बिनेशन में हुए? तो ये हो गए भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं भाई? हम सीधा सीधा क्या करते हैं? उनको जोड़ देते हैं। तो इसका जो C इक्विवेलेंट है वो क्या आ जाएगा? 2C आ जाएगा क्या? क्योंकि ये इसकी वैल्यू भी C है और इसकी वैल्यू भी C है, तो C प्लस C इज 2C। क्लियर? चलो अब जरा ध्यान से देखना। अब तुम्हारा पूरा का पूरा जो ये डायग्राम, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, उसे तुमने तीन कैपेसिटर में बदल दिया। एक ये है C1 जिसकी वैल्यू है C, और दूसरा ये जो तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइन थे उसकी वैल्यू है C/3, और ये दोनों जो पैरेलल है इसकी वैल्यू है 2C। अब इन तीनों को तुम्हें ध्यान से देखना है। तो ये जो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन वाला पार्ट था, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों है तुम्हारे पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इनका नेगेटिव और इसका भी ये लास्ट वाला जो तुम्हारा आ रहा है पॉइंट नेगेटिव, ये आपस में कनेक्ट है, यानी ये जो C इक्विवेलेंट है 2C एंड C/3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बार डायग्राम बना रहा हूं, यहां देखो, ये मैंने बनाया क्या? 2C, और ये मैंने क्या बना दिया? C/3। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। क्लियर? अब आगे देखो जरा क्या है। अब इसके आगे कौन है? C1। तो C1 क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, C1 का नेगेटिव है। अब C1 का नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? C2 के पॉजिटिव के साथ और C5 के भी पॉजिटिव के साथ। यानी कैपेसिटर का अगर एक प्लेट, कैपेसिटर का अगर नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो तो किस कॉम्बिनेशन में होगा? सीरीज। यानी C1 जो है वो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इनके साथ कैसे होगा? सीरीज में होगा। तो यहाँ पे सीरीज में क्या कर दो तुम अपने C1 यानी C को, तो अब आ जाएगी क्या वैल्यू? अब तो बहुत सिंपल है निकालना। देखो 2C और C/3 ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, तो इनको सीधा सीधा जोड़ दो। तो 2C प्लस C/3। क्लियर? तो ऐड करो भाई तो कितना आ जाएगा? 6C प्लस C, 7C अपॉन 3। क्लियर? यानी अब इन दोनों का जो नेट आया वो 7C अपॉन 3 आया। अब तुम्हारा जो C इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन 7C अपॉन 3। अब भाई इसको बस सॉल्व कर लो और यू विल गेट द आंसर 1 अपॉन C प्लस 3 अपॉन में 7C। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहां से क्या मिल जाएगा? C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या? इस वाले क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे क्या दिख रहा है
कि जो 3 माइक्रोफैराड है और 9 माइक्रोफैराड है किस तरीके से है, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 9 + 3 यानी 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब ये जो 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और यहां जो 9 और 3 का जो इक्विवेलेंट आया 12 माइक्रोफैराड, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, और नीचे जो एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, दिख रहा है क्या सबको, 2 माइक्रोफैराड। अब जरा बताओ अब कॉम्बिनेशन कैसा है, तो अब कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये दोनों सीरीज में 12 और 4। अब इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो आंसर निकाल लोगे क्या, तो ये इजी है, ये तुम खुद फाइंड करोगे, इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। चलो अब करते हैं थोड़ा और आगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी समझ लो थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो एक टर्मिनल है तुम्हारा ए और दूसरा टर्मिनल क्या है, दूसरा टर्मिनल है बी। मान लो ए टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो V1 है और बी टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो क्या है, V2 है। ठीक है, बीच में हमारे पास कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं, इसको मान लो ए बी मान लिया, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ए का पोटेंशियल V1 है तो डी का पोटेंशियल भी V1 होगा क्या, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ए से जब मैंने चलना शुरू किया ना, ये वाला पाथ जो ये वायर है इसमें, तो बीच में मुझे कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी जहां पे मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो अगर ये पोटेंशियल V1 है तो यहां से चल रहा हूं, जब मैं डी पे पहुंचा तो भी मुझे पोटेंशियल कितना मिलेगा, V1 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल V2 है तो अब यहां से देखो बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिख रहा जहां पे मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो, किसी तरीके से पोटेंशियल मेरा चेंज हो, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है, V2 है। क्लियर, चलो अब ये जो यहाँ का 3 माइक्रोफैराड है ये किसके बीच में, V1 और V2 के बीच में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लो जहां पे V1 ड्रॉ कर दो और दूसरा पॉइंट लो V2 ले लो। ठीक है, तो ये वाला 3 माइक्रोफैराड है किसके बीच में, V1 और V2 के बीच में। तो V1 और V2 के बीच में एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होगा, तो मान लो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। फिर ये जो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, ये किसके बीच में, तो ये देखो C और D पॉइंट के बीच में। तो C पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V2, और D पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1, यानी ये भी V1 और V2 के बीच में है। तो V1 और V2 के बीच में एक और कैपेसिटर लो और इसको भी इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर D और B पॉइंट के बीच का जो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वो भी देखो किसके बीच में, V1 और V2 के बीच में। तो फिर से V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, यानी ये तीनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पैरेलल में। ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। क्लियर, तो ये जो तुम्हें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ था इसको सॉल्व करके एक सिंपल सर्किट में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमें क्या दिखा कि ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर है वो कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में तो C इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी है, 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9 माइक्रोफैराड। क्लियर, तो इनका जो C इक्विवेलेंट है वो 9 माइक्रोफैराड आ गया। चलो अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ा। नेक्स्ट है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, देखो ये बात मैंने कई बार पहले बताया है कि एनर्जी जो है वो किससे रिलेट करता है, वर्क से। जो हम काम करते हैं ना वही जो हमारा वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो कैपेसिटर के अंदर भी जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना वो भी एक्चुअली में क्या है, एक वर्क है। वही वर्क उसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। कैसा वर्क है, देखो मान लो कि ये कोई प्लेट है, दो ए और बी प्लेट जो ऊपर बने हैं ना, इसका इनिशियल कंडीशन ऐसा रहा होगा, ए और बी इनिशियली दोनों अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है दोनों के ऊपर। तुम क्या कर रहे हो, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तुमने क्या किया, यहां से बी प्लेट से ना छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज को उठा के ए पे पहुंचाना शुरू किया। क्लियर, पहले छोटा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिया dq, और उस dq को उठा के तुम कहां ले गए, ए पे ले गए, तो इसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव आ गया। क्लियर, फिर और छोटे से पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठाया, उठा के लेके यहां गए, फिर और छोटे से पॉजिटिव चार्ज को लेके गए, ठीक है, इसके ऊपर। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस तरीके से,
लेकिन बी के ऊपर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि अगर तुम पॉजिटिव को उठा के लेके जा रहे हो बी से, तो ऑब्वियसली बी के ऊपर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, यानी धीरे धीरे बी तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन रहा है और ए तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन रहा है। अब जरा समझो क्या है। अब इसके बाद मान लो कोई और पॉजिटिव चार्ज तुम जब यहां से निकाल के लेके जाओगे, तो ऑब्वियसली तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से जो इतने सारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो चुका है। मान लो V पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो अब तुम्हें यहां से चार्ज को ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब वही जो तुम काम कर रहे हो ना, चार्ज को B प्लेट से उठा के A प्लेट तक ले जाने के लिए, वही जो तुम्हारा वर्क है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर? अब उसी एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब तुम्हें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। स्मॉल वर्क है dw इक्वल्स टू V इंटू dq। V इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियली इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0। ठीक है, इनिशियल इस A प्लेट के ऊपर चार्ज कितना था, 0। और फाइनली जब तुम B से उठा के धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल चार्ज लेके आ रहे हो, तो फाइनल चार्ज मान लो इसके ऊपर कितना हो गया, प्लस Q हो गया। तो लिमिट ले लिया हमने 0 से कितना, प्लस Q, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा वर्क का। तो वर्क कितना आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और यही वर्क तो हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर? अब यहां से तुम कई सारे फॉर्मूले बना भी सकते हो। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C भी होता है क्या, अभी अभी पढ़ा हमने। तो E इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर के जगह तुम क्या लिख सकते हो, C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन में C, तो एक C से एक C को उड़ाओ तो क्या आ गया, हाफ सी बी स्क्वायर। क्लियर? बात आई समझ में? तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये भी हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बना सकते हो क्या, जैसे Q इक्वल्स टू सी बी है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन B होगा। तो तुम यहां जो ये C दिख रहा है इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, Q अपॉन B। तो देखो E इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन में क्या पुट करोगे, Q अपॉन बी। तो ये वाला बी सबसे ऊपर चला जाएगा और एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ क्यू बी। ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला मिला। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके तुम्हें तीन फॉर्मूले मिले। एक फॉर्मूला तो तुम्हें ये मिला क्या, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला क्या मिला, हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या मिला, हाफ क्यू बी। क्लियर? तो ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखना। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। और आगे बढ़ने पे एक टर्म आता है जिसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। यानी अब एनर्जी नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो जब भी वर्ड डेंसिटी आ जाए समझ जाओ वहां पे उस टर्म को तुम्हें वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब पता है क्या है, कि जो तुम्हारी एनर्जी है ना उसको किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से, यू विल गेट एनर्जी डेंसिटी। क्लियर? तो एनर्जी क्या है, तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या, U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये देखा ना, तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। इस एनर्जी के फॉर्मूले को वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, और यहाँ लेंथ को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपेसिटर के बीच का जो लेंथ है ना, जो डिस्टेंस है, उसको हमने d कंसीडर किया है। क्लियर? तो यहां जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, एडी। एडी इज द वॉल्यूम। अब ध्यान से सारी बातें समझना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो सी तो हमें पता है, सी इज द कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू कितनी होती है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब बात रही क्यू की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहां से Q की वैल्यू जरा निकालो, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E। बस इस Q की वैल्यू को उठा के इसकी जगह पुट कर दो, और C की वैल्यू को उठा के इसकी जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे एक छोटा सा, जब Q और C की वैल्यू पुट करोगे तो एक ये रिलेशन मिलेगा तुम्हें, U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। तो एनर्जी का एक ये फॉर्मूला मिला तुम्हें। अब तुम्हें तो निकालना एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो तुम्हें फॉर्मूला मिला ना U का फॉर्मूला क्या मिला, जरा यहां देखो। तो तुम्हें जो U का फॉर्मूला मिला है वो मिला है हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। इसको तुम किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम क्या होगा, एडी होगा क्या, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। तो एडी से एडी कट गया, क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर, जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ देख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, और कैसे हुआ, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। जो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी फॉर्मूला हमने जो सीखा है, उसमें क्यू और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, इससे डिवाइड कर दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, स्फीयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बगल में एक दूसरा स्फीयर रखा हुआ है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या, तो भाई इस वाले की पोटेंशियल क्या होगी, हाई पोटेंशियल। हाँ, इस स्फीयर की पोटेंशियल क्या होगी, हाई पोटेंशियल, और इस स्फीयर की पोटेंशियल क्या होगी, लो पोटेंशियल। लो क्या, जीरो, क्यों, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया एक मेटेलिक वायर से। तो मेटेलिक वायर से कनेक्ट करने पे क्या होगा ये कि ये जो तुम्हारा पहला स्फीयर है ना, यहां से चार्ज मूव करना शुरू करेगा, किधर, दूसरे स्फीयर की तरफ। क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही तुमने इसे मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया दोनों स्फीयर को, तो यहाँ पहले स्फीयर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां मूव करना शुरू करेगा, दूसरे स्फीयर के ऊपर। यानी धीरे धीरे इसको ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर, अभी मान लो इसका पोटेंशियल कितना है, v है, और इसका पोटेंशियल क्या है, 0 इनिशियल। लेकिन ये तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और वो पॉइंट जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वहां पे चार्ज का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। यानी फिर उसके बाद फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर पे तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे चार्ज का ट्रांसफर रुक जाए या दोनों का पोटेंशियल जो सेम हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, तो ये जो नीचे तुम्हारा जो डायग्राम बना है, यही पे ये मान लो पहला स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस r2 है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे और सेकंड चार्ज इनिशियली क्या, सेकंड स्फीयर इनिशियली क्या था, अनचार्ज। एक मेटेलिक वायर के साथ कनेक्ट किया और चार्ज तुम्हारा हाई पोटेंशियल स्फीयर से लो पोटेंशियल स्फीयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गए। क्लियर, बात आई समझ में। ठीक है, मान लो पहले वाले स्फीयर का जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, C1, और दूसरे वाले स्फीयर का जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, C2। इनिशियली चार्ज इसके ऊपर मान लो Q1 है, लेकिन फाइनल बाद वाला चार्ज तो Q1 नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि इसने अपना कुछ चार्ज कहां ट्रांसफर कर दिया, दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर। तो बाद वाला चार्ज अब इसके ऊपर कितना हो गया, Q1 डैश, और इसके ऊपर भी पहले चार्ज तो 0 था, कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर भी चार्ज आ गया जिसे हमने क्या माना, Q2 डैश। ठीक है, अब इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो भी सेम हो गया कि चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना। अब दोनों स्फीयर के ऊपर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो इसके ऊपर भी मान लो पोटेंशियल कितना हो गया, V, और इसके ऊपर भी पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। क्लियर, चलो अब छोटी छोटी बातें और जो फॉर्मूले हैं उनको अब देखो, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल अगर तुम्हें निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। यानी कहने का मतलब ये है, मान लो स्फीयर है और ये स्फीयर है, इसके ऊपर मान लो इनिशियल चार्ज को देखना है Q1, और इसके ऊपर मान लो इनिशियल चार्ज कितना है, Q2। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 और इसका कैपेसिटेंस मान लो C2, और इसका मान लो इनिशियल पोटेंशियल कितना, V1, और इसका V2। तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो Q1 इक्वल्स टू होगा C1 V1, Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, तो Q2 इक्वल्स टू होगा C2 V2। तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू क्या पुट कर दी इसने, C1 V1, ये रही ना वैल्यू, और Q2 की वैल्यू इसने क्या पुट की है, C2 V2। क्लियर,
अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉमन पोटेंशियल। यानी तुम्हें अगर कॉमन पोटेंशियल निकालना है, दो तुमने कैपेसिटर को आपस में कंबाइन किया, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर वो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो थोड़ी देर में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, जिसे तुम कॉमन पोटेंशियल कहोगे। कॉमन पोटेंशियल कब मिलेगा, व्हेन द चार्ज ट्रांसफर इज स्टॉपिंग, यानी जब चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा ना, तो रुकने पे उस पॉइंट पे जो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा उसको तुम क्या कहोगे, कॉमन पोटेंशियल कहोगे। क्लियर? तो ये है तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल, जिसका फार्मूला क्या होता है, C1V1 अपॉन में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, एक ये कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, और इसका जो कैपेसिटेंस है कितना है C1, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है V1। दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2, चार्ज है Q2 और पोटेंशियल क्या है V1। अब तुमने यहाँ दोनों को C1 और C2 को जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, जोड़ दिया। तो जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे ये होगा कि इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V। वही कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करके तुम इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालोगे। क्लियर? चलो, तो कॉमन पोटेंशियल समझ में आ गया और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू सेपरेटली चार्ज कंडक्टर आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर एज शोन इन फिगर, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस एज। यानी ये कह रहा है कि दो तुम्हारे पास चार्ज स्फीयर है और उन दोनों चार्ज स्फीयर को तुमने कैसे कनेक्ट किया, एक मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस होगा। तो नीचे कुछ रिलेशन दिए हुए, ये फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। तो कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, सिंपल ये पूछा है। ऑब्वियसली देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास ये दोनों चार्ज स्फीयर थे, इन दोनों चार्ज स्फीयर को तुमने एक मेटालिक वायर के साथ मान लो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस होगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल अटेंड हो जाएगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल अटेंड हो गया, कितना है, V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर। मान लेते हैं उस टाइम पे इसके पास जो चार्ज है कितना Q1 और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 है। कैपेसिटेंस इसका C1 और इसका C2 है। कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होता है, कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज यानी इन दोनों को मिला के जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा। दोनों पे कम ज्यादा हो जाएगा, दोनों पे जो इंडिविजुअल चार्जेस है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब दोनों का सम करोगे तो टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। तो अब अगर मैं तुमसे यहाँ पे Q1 की वैल्यू पूछूं तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1V, हो जाएगी ना। Q1 चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज है कितना Q1 है, इसका कैपेसिटेंस तो C1 था पहले ही, ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया। इसी तरीके से मैं Q2 पूछो, Q2 क्या होगा, तो Q2 होगा C2। अब मैं कह रहा हूं जरा इन दोनों को डिवाइड कर, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1V अपॉन में C2V, V से V कैंसल, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्लियर? यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो तुम्हारा चार्ज है ना दोनों कैपेसिटर के ऊपर Q1 Q2, यानी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसके ऊपर चार्ज आया Q1 और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 है। तो Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये रहा थर्ड ऑप्शन। क्लियर? ये वाला रिलेशन होगा, तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो चार्ज तो इंड्यूस कर लेता है अपने ऊपर, लेकिन उस चार्ज को किसी दूसरे बॉडी पे अगर ट्रांसफर करने की बात हो वो नहीं कर पाता, या चार्ज उसके जो चार्ज होते हैं मोशन में नहीं आ पाते हैं, और उसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड होता है वो एज कंपेयर टू कंडक्टर बहुत कम इंड्यूस्ड होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक सिंपल एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने ऊपर चार्ज इंड्यूस तो कर लेता है लेकिन उसे फ्लो करने के अलाउ नहीं करता है। क्लियर? बात आई समझ में? तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a dielectric is a substance which does not allow the flow of charge through it but permit them to exert electrostatic force on another through it। obviously अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये मेरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो इसके ऊपर चार्ज तो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। मान लो पोलराइज किसी कंडीशन से तुमने इसे पोलराइज कर दिया
एंड ड्यू टू पोलराइजेशन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, नेगेटिव चार्ज इस वाले एंड पे आ गए। ठीक है, तो चार्ज तो तुम्हारे इंड्यूस्ड हो गए इसके ऊपर, लेकिन ये चार्ज मूव नहीं करते, फ्लो नहीं कर सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्लियर? ये होता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक। लेकिन हाँ, ये फोर्स जरूर लगा सकते हैं। अगर इनके बगल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दूसरा कोई चार्ज वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं। क्लियर? ये होता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक। अब देखो नीचे कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसको समझो। दूसरे डायग्राम को देखो, पहले डाइलेक्ट्रिक का। ये बाहर से कुछ फील्ड आ रही है, तो बाहर से जो फील्ड है उसको हमने क्या माना? ई नॉट फील्ड माना। ठीक है, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाके हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। ये जो शेप दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे, और ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज मान लो इस वाले एंड पे आ गया, और पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एंड पे जाके इकट्ठा हो गए। क्लियर? तो इसके अंदर भी इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले एंड पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसने भी अपना एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया, नहीं कर लिया? कर लिया। इस डायरेक्शन में इसने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लिया, जिसे किस नाम से लिखा है? ई इंड्यूस्ड। दिख रहा है क्या? और जो बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो था तुम्हारा ई नॉट। लेकिन हाँ, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के पास जो चार्ज होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी एज कंपेयर टू कंडक्टर नेग्लेजिबल होती है, बहुत कम होती है। तो क्योंकि इनके पास चार्ज की क्वांटिटी कम है, तो ये उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट कर पाएंगे जितना कि कंडक्टर करता है। ठीक है, तो ये ई नॉट जो है ना वहां पे, वो क्या होगा? तुम्हारा ज्यादा होगा किससे? ई इंड्यूस से। यानी डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपना जो जनरेट किया है ना, उस फील्ड की वैल्यू जो तुम्हारे ई नॉट जो तुमने फील्ड वहां पे दी है उससे काफी कम होगी। तो यहाँ पे तुम्हें नेट फील्ड जो मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, तुम्हारा ई नेट। यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर तुम्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। लेकिन वही बात अगर कंडक्टर की करें, तो मान लो ये कंडक्टर है जिसको तुमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाके रख दिया। अब कंडक्टर के पास चार्ज की तो कमी है नहीं, इधर से जितना ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ज्यादा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज इस वाले एंड पे इकट्ठा हो जाएगा, और उससे उतना ही मतलब उतना ही नेगेटिव चार्ज तुम्हारा इस वाले एंड पे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक ई इंड्यूस्ड हो गया क्या? यहाँ पे भी तुम्हारा ई इंड्यूस्ड हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसने एक जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि भाई अब कंडक्टर इसके पास चार्ज की कमी नहीं है, तो जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। तो उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। कितना होगा? जितना तुमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कंडक्टर अपना भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है? जीरो। लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज पोलराइज हो रहे थे ना, पॉजिटिव तुम्हारा इधर जा रहा था, नेगेटिव इधर जा रहा था, तो चार्ज की क्वांटिटी काफी कम होती है, और चार्ज की क्वांटिटी कम है तो वहां जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी स्मॉल मिलेगा, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो वो हमारे ई नॉट को पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं करता है, थोड़ा ही कैंसिल आउट कर पाता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के अंदर मिलेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बाहर वाला फील्ड, यानी ई नॉट के डायरेक्शन में। चलो क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो कुछ चीजें और हैं, जैसे मान लो ये है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और ये है हमारे इधर वाले क्या है तुम्हारे? नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले जाकर तुमने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पोलराइज हो गए। तो सबके पॉजिटिव चार्ज किधर हो गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज तुम्हें पता है दूसरे डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो चार्ज है ना, ये वाला रीजन, यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा। यानी ये वाला जो रीजन हो गया ना, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है क्या मिल रहा है? जीरो। लेकिन हाँ, ये वाला जो पॉजिटिव है इधर और ये वाला जो नेगेटिव है वो तो बच गया। तो होगा क्या?
ये तुम्हारा बाहर वाला जो प्लेट था और इसके अंदर जो तुमने एक लाके बाहर से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया था, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इस वाले एंड पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस वाले एंड पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक ने भी क्या कर लिया, अपना एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने पीछे समझा था वो क्या कर लिया, इंड्यूस कर लिया। हाँ, बाहर से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था वो तो है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ने भी अपने जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज कर लिए थे उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट हो गया। क्लियर? कितना जनरेट हो गया तो उसको देखो क्या है, नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ भी जो बताया वही पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक हैव नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एज कंपेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर के कंपैरिजन में इसके ऊपर चार्ज बहुत कम होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता तो है लेकिन ये उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना ज्यादा कंडक्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा डाइलेक्ट्रिक। अब कितना क्या प्रोड्यूस करता है वो भी देख लो। अब यहां ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। अब मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो मेटल प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तुमने रख दिया, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। ठीक है, तो अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गए डाइलेक्ट्रिक को, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे इंड्यूस्ड हो गए। ठीक है, ये उल्टा हो रखा है, यहां नेगेटिव होगा, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। तो डाइलेक्ट्रिक ने भी क्या किया, अपना एक फील्ड इंड्यूस कर लिया, ई आई। ठीक है, और बाहर से जो तुमने फील्ड दिया था वो कितना था, ई नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई नॉट में से ई आई को घटा दो, जो तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट फील्ड बाहर से जो फील्ड आ रहा था वो, और ई आई फील्ड क्या है जो डाइलेक्ट्रिक ने इंड्यूस किया, तो इन दोनों को जो माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ फील्ड है दैट इज ई नेट, और ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, जो ई नॉट की डायरेक्शन होगी। क्लियर? यानी ई नेट जो होगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। चलो, तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि अंदर मुझे कितना फील्ड मिल रहा है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रेशियो होता है किसका, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। K इज द रेशियो ऑफ बाहर वाला फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो। तो E नॉट अपॉन में E नॉट माइनस ई आई। E नॉट तो वो फील्ड है जो बाहर मिला हमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने भेजा था बाहर से। ठीक है, और E नॉट माइनस ई आई कौन सा फील्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो बचा हुआ फील्ड है वो, यानी E नॉट, जिसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो K इक्वल्स टू E नॉट अपॉन में E नेट। E नेट यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो, तो E नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन में K। तो ये फॉर्मूला मैं कहूंगा ज्यादा ध्यान रखना। E नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, E नॉट बाई K। E नॉट क्या है, E नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से आ रहा था हमारा। ठीक है, और K क्या है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बाहर वाले फील्ड को अगर तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करते हो, मैंने कहा मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और बाहर से जो फील्ड है वो है E नॉट, तो बताओ इसके अंदर फील्ड कितना होगा, तो तुम कहोगे भाई इसके अंदर जो फील्ड होगा E नॉट बाई K1। क्लियर? सिंपल, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, यही है भाई। अब एक चीज और देख लो, बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। यानी अगर तुम यूज करते हो ना डाइलेक्ट्रिक का, तो डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। ये तो हमने देखा ही। अब मैं कह रहा हूं डाइलेक्ट्रिक के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, E नॉट बाई K। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E नॉट। अब क्या मिल रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, E नॉट बाई K। यानी ऑब्वियसली डिक्रीज किया ना, 1 अपॉन K टाइम ऑफ E नॉट हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है ED। तो E कितना है, तो E नॉट बाई K है जी। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया है, E नॉट बाई K। तो E नॉट D बाई K।
तो ई नॉट डी क्या है हमारा पहले वाला पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले वाले पोटेंशियल को मान लो V डैश, तो अब जो तुम्हारा V है वो क्या आ गया V डैश बाई K, यानी पोटेंशियल भी क्या है 1/K टाइम हो गया पहले वाले पोटेंशियल के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज कर जाता है बाय यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी जैसे अभी हमने जो कैपेसिटेंस निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो क्या आया था, तो फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B D, ये आया था क्या। अब हमें जो कैपेसिटेंस निकालना है वो कब निकालना है, अब जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है ना, इसके बीच में जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना, एक डाइलेक्ट्रिक है। इस डाइलेक्ट्रिक को तुमने इंसर्ट कर दिया, तो अब बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा क्या हो जाएगा, चलो बता देते हैं, अब ध्यान से सुनते रहना बस। मान लो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो तुमने इसके अंदर डाला, इसकी थिकनेस कितनी है, T है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी थिकनेस कितनी है, T है, ऑब्वियसली T है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे तुम्हें ये रीजन दिख रहा है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला रीजन तुम्हारा है एयर, और बीच में मान लो ये रख दिया है तुमने एक डाई इलेक्ट्रिक, और मान लो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो अब तुम्हें जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक इस रीजन में मिला E नॉट, इसमें मिला E नॉट, और इसमें E नॉट नहीं मिलेगा। इस रीजन में जो तुम्हारा E मिल रहा है ना, E, इस E की वैल्यू कितनी होगी, E नॉट बाई K, यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, E नॉट बाई K। क्यों, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो बताया था ना अभी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो E नेट होता है वो कितना होता है, E नॉट अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, K। बात आई समझ में, ठीक है। अब तुम्हें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो देखो कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या, C इक्वल्स टू Q बाई V, यानी तुम्हें चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम है तुम्हारा पोटेंशियल निकालना। तो अब यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक जो बाहर का रीजन है एयर वाला रीजन वहां पे, तो दो पोटेंशियल मिलेंगे तुम्हें। तो तुम्हें नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना है, यानी डेल्टा V जो निकालना है, वो दो मिलेगा, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एक बाहर वाला, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे डेल्टा V इक्वल्स टू 2 निकाल रहा हूं, एक एयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और एक जो डाइलेक्ट्रिक में है वो, ठीक है। तो एयर वाला क्या होगा, एयर वाले में पोटेंशियल क्या आएगा, E नॉट इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस T। अब E नॉट फील्ड कहां कहां है, तो एक तो यहां है और एक यहां है, ये नहीं दोनों रीजन में तो है एयर में, तो ये पूरा डिस्टेंस था D, D में से T रीजन में कौन आ गया, T थिकनेस का कौन आ गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना डिस्टेंस बचा, D माइनस T, और उसी D माइनस T में तुम्हारा क्या है, E नॉट है, प्लस V डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E नॉट बाई K, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस है T। तो डेल्टा V यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया तुम्हारा, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट T अपॉन में K। तो यहां से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, तुम यहां से E नॉट कॉमन लोगे, तो E नॉट कॉमन लोगे क्या आएगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K आएगा क्या, ठीक है। अब डेल्टा V इक्वल्स टू E नॉट, E नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे, D माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा इज Q बाई है ना, ये तो सबको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डेल्टा V इक्वल्स टू Q अपॉन में A, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K, क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा V की। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो निकालना है C क्या होता है, Q अपॉन में V या डेल्टा V कह लो। तो बस तुम्हें क्या करना है, इस डेल्टा V को Q से डिवाइड करना है, तो Q अपॉन में डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू जरा ध्यान से देखना क्या है, Q अपॉन में
Q के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, d माइनस टी प्लस टी बाई के, और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर? तो ये Q से Q कट गया, क्या कट गया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए कहां चला जाएगा, ऊपर, तो मैं इसे यहां कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आ गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। किसका आ गया कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन देम। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला लिखा है क्या यहाँ पे, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर? तो इस तरीके से तुम फॉर्मूले ड्राइव करोगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या है, Q बाई V, यानी मुझे क्या निकालना है, V, और V का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अब उस रीजन में देखो मुझे कौन कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो और आगे सॉल्व कर दो, तुम्हें डेल्टा V मिल जाएगा। और फिर उस डेल्टा V को क्या करना है, Q को किससे डिवाइड कर देना, डेल्टा V से डिवाइड कर देना, तुम्हें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या देता हूं कि मैंने कहा कि एक मेरे पास ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये है मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d। ठीक है, ये वाला प्लेट है, ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट है ये। ठीक है, और ये जो प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है। अब इसके बीच में मैंने दो डाई इलेक्ट्रिक लिए, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका थिकनेस जो है मान लो कितना है, T1, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसका थिकनेस क्या है, T2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। क्लियर? बात आई क्या समझ में? ठीक है, और बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना इस वाले रीजन में, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0। देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है, तो निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। अब कैपेसिटेंस के लिए हमें पता है क्या करना है, Q अपॉन में V, तो सबसे पहला काम है V निकालना, तो निकालते हैं भाई V फटाफट से। V यानी वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तीन रीजन का निकलेगा। एक तो ये बाहर वाले रीजन जहां पे तुम्हारा एयर है वो, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सॉरी दो डाइलेक्ट्रिक आए, एक K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला और एक K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो तीन पोटेंशियल डिफरेंस निकलेंगे। सबसे पहले बाहर का निकालता हूं मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0, तो E0 इनटू में डिस्टेंस, तो E0 कौन से रीजन में है, तो पूरा डिस्टेंस है T में से T1 थिकनेस इसका है, T2 थिकनेस इसका है, तो D माइनस T1 माइनस T। क्लियर? प्लस इस वाले K1 में जो तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, E0 अपॉन K1 और इनटू में T1, यही मिलेगा क्या? क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। क्लियर? तो भाई यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, बताया था ना, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो क्या मिलता है, E0, यानी जो बाहर वाला फील्ड है उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, E0 बाई K1, और इसमें कितना मिलेगा, E0 बाई K2। क्लियर? तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, E0 अपॉन K1 इनटू में ये वाला डिस्टेंस T1। इसी तरीके से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसको भी लिख दो यहाँ पे, E0 अपॉन K2 और इनटू में T2। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, E0 को कॉमन ले सकते हैं, तो E0 को कॉमन लोगे क्या आएगा, D माइनस T1, ये माइनस है, माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। क्लियर? तो डेल V इक्वल्स टू E0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। क्लियर? तो डेल V इक्वल्स टू सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q बाई A सरफेस एरिया डेंसिटी। तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस है ये प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। क्लियर? ये आ गया डेल V। अब C के लिए तुम्हें क्या करना है, Q अपॉन में V या डेल V लिख लो, ठीक है। तो Q को किससे डिवाइड कर दो, डेल V से। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन में डेल। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, खुद ही सोचो, दिमाग में कैलकुलेशन कर लो कि ये जो Q है इस वाले Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेल V की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा क्या, और ये नीचे रह जाएगा, क्या रह जाएगा नीचे, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 और प्लस T2 अपॉन K2। क्लियर? तो ये तुमने निकाल लिया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसी तरीके से अब कितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब तुम्हें कैपेसिटर के बीच में दे दे, यही तरीका है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो सबका। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा डाइलेक्ट्रिक का, E नॉट अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तरीका है तुम्हारा कैपेसिटेंस निकालने का जब डाइलेक्ट्रिक हो। चलो अब एक बात और कर लेते हैं, क्या, कि मान लो ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर था ना, ये जिसके बीच का, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है D, ये मान लो तुम्हारा कौन सा प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, और ये कौन सा प्लेट भाई, नेगेटिव प्लेट। अब इस पूरे प्लेट में ही डाइलेक्ट्रिक रख दिया तुमने, पूरे प्लेट, यानी बीच में कोई एयर वेयर नहीं, पूरा का पूरा जो प्लेट है उसको ही तुमने डाइलेक्ट्रिक से पूरा कवर कर लिया। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, क्लियर, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K। क्लियर? तो अब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर जो रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, निकालो। तो वही सबसे पहले तो डेल V निकालना होगा। डेल V कितना होगा, तो E नॉट अपॉन K इंटू में D, यही तो होगा। बात आ रही समझ में, क्या किया मैंने भाई, डेल V निकालना था, तो इसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पूरा रीजन डाइलेक्ट्रिक का ही है, तो पूरे रीजन यानी डाइलेक्ट्रिक में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और कितना मिलेगा, E नॉट बाई K, और पूरा डिस्टेंस कितना है D। तो डाइलेक्ट्रिक की भी जो ब्रेथ होगी, वो थिकनेस होगी, वो कितनी होगी, D होगी, तो डेल्टा भी तुम्हारा ये मिला। अब E नॉट की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में लिख लो D बाई K, और सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A, एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K आ गया। क्लियर? अब तुम्हें क्या निकालना है, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में, तो Q की जगह Q और डेल V की जगह डेल V की वैल्यू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A D अपॉन में K। क्लियर? तो Q से Q कैंसल, तो C इक्वल्स टू क्या आ गया, C इक्वल्स टू आ गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्लियर? बात आ गई क्या समझ में? तो ये हमने निकाल लिया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फॉर्मूला हमें कब मिला था, जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, मान लो ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और इनके बीच में अगर इंसुलेटिंग मीडियम एयर था, तब जो हमें कैपेसिटेंस मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसे तुम C नॉट मान रहे थे क्या। तो क्या इसे मैं C नॉट लिख सकता हूं, और ये वाला C कब मिला मुझे, डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक वाले C को चलो अभी के लिए C डैश मान लो, तो C डैश क्या आया, K टाइम ऑफ C नॉट, यानी ऑब्वियसली यहां से क्या दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है कि C डैश इज ग्रेटर देन C नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कंडीशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो और जितना ज्यादा इंसर्ट करते हो कैपेसिटेंस तुम्हारा उतना ज्यादा बढ़ जाता है, यानी चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? बात आई समझ में? चलो, तो ये चीज ध्यान रखना।
नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंडक्टिंग स्लैब की बात करते हैं भाई। अगर तुम मान लो एक तुम्हारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तुमने क्या रखा, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दिया। कंडक्टिंग स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये हुआ पॉजिटिव प्लेट और ये हुआ नेगेटिव प्लेट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस इज डी। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्लैब है। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ये तो देखो पता होना चाहिए तुम्हें। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? यानी अब जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस रीजन में और इस रीजन में मिलेगा। इन्हीं दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, यहां पे नहीं मिलेगा। ओके, तो वही कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन में डेल V। तो सबसे पहले काम है वही डेल V निकालो। तो डेल V कैसे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं बाहर का जो फील्ड है वो E नॉट है। तो अब यहाँ पे E नॉट कितने रीजन में है, तो E नॉट मान लो ये कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस T है, तो E नॉट कितने रीजन में, D माइनस T। ठीक है, अब T रीजन में फील्ड तो है ही नहीं ना, तो 0 इंटू टी कर दो। क्लियर? या मत ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल V क्या आ गया, डेल V आ गया E नॉट इंटू डी माइनस टी। अगेन E नॉट इज इक्वल्स टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, एंड सिग्मा इज Q बाई A और साथ में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो ये डेल V आ गया क्या तुम्हारा। अब C इक्वल्स टू क्या आ गया, C इक्वल्स टू आ गया Q अपॉन में डेल V। तो डेल V की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T आ गया। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो C इक्वल्स टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये कैपेसिटेंस किसके लिए आया, जब तुम एक एक कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर देते हो तो तुम्हें इतना कैपेसिटेंस मिलेगा। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। क्लियर? चलो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसे ध्यान रखना भाई, इसे याद कर लेना। मैं कहूंगा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो दो कंडीशन लेके चल रहे हैं। दो कंडीशन कौन सी है कि मान लो ये हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, चार्ज कर दिया पूरा। मान लो पूरा का पूरा चार्ज हो गया, चार्ज स्टोर कर लिया इसने अंदर। अब इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको मैंने बैटरी से चार्ज तो कर लिया, लेकिन चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी इससे हटाई नहीं, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन दिख रही है वो क्या दिख रही है, बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। यानी बैटरी को हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी वहां से हटा दिया, अब उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वो क्या कह रही है, वो ये कह रही है बैटरी केप्ट कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर को चार्ज भी कर लिया और साथ के साथ बैटरी उसमें से डिस्कनेक्ट नहीं किया, बैटरी लगी हुई है। अब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें चेंज होगी और क्या चीजें चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मान लो बैटरी डिस्कनेक्टेड है और अब तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो तो चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/k। ये हमने देखा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा चेंज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो। कैपेसिटेंस भी हमने देखा अभी, Kc0 कैपेसिटेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा और जो एनर्जी है हमारा वो भी चेंज हो जाता है। यानी अगर बैटरी को तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो तो सिर्फ चार्ज ही कांस्टेंट रहता है। तुम्हारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, एनर्जी, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। और कैसे चेंज होती है वो तुमने देखा ही, फॉर्मूला ध्यान रखना। लेकिन सेकंड कंडीशन अब इसे देखो यहाँ पे कि बैटरी को कनेक्ट रख रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो अब चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, अब चार्ज तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा, वेरिएबल। ठीक है, अब तुम्हारा कांस्टेंट क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा,
कैपेसिटेंस अब भी कांस्टेंट नहीं होगा और एनर्जी अब भी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन एनर्जी अब इंक्रीज होगा के टाइम। पहले देखो एनर्जी 1/k था, अब k है, यानी k से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले k से डिवाइड हो रहा था। तो इस चीज को भाई लर्न कर लेना अच्छे से, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना लर्न कर लेना इसे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कैपेसिटेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक आज हमने कवर कर लिए, ठीक है। अच्छा, जाते जाते मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देके जाता हूं, ये मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। मान लो मैंने कहा कि फिर से मेरे पास ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक मैंने ये रखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये मैंने रख दिया एक कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस मैंने कहा वो कितना है, d, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k1, इसका थिकनेस है t1, और कंडक्टिंग स्लैब जो इसकी थिकनेस कितनी है, t2। ये कैसा है, ये कंडक्टिंग स्लैब है, यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं CS यानी कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। और ये क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, DS, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अब तुम्हें इसका कैपेसिटेंस बताना है क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको तुम्हें कमेंट करके बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसी के साथ आज हमने कैपेसिटेंस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इसके सारे कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चंस भी करें। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं, बाकी और भी टॉपिक नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के अंदर हमारे किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, स्लाइड वायर ब्रिज, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और क्योंकि एग्जाम पास है तो वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छे से देखना, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो पता आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करना है। तब तक के लिए बाय।